क्लास 11th में जो यूनिट 1 है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसमें हम पहला चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन देखेंगे, अलग अलग जो जनरेशन है उसके बारे में बात करेंगे, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर की उस पर नजर डालेंगे, और जो कंपोनेंट्स हैं एक कंप्यूटर को जो बनाते हैं उनके साथ में इंटरकनेक्शंस क्या होते हैं, आपस में कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं, उसे देखेंगे। साथ में जो बूटिंग होती है, हम कहते हैं ना कंप्यूटर बूट हो रहा है या बूट हो गया, लैपटॉप बूट हो गया, वो क्या होता है इसको देखेंगे। और कंप्यूटर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग भाग में कैसे क्लासिफिकेशन होता है इसका, उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर अब हर जगह पर है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर की संज्ञा आप दे सकते हैं। चाहे आप एजुकेशन की बात करें, रिसर्च की बात करें, या फन की बात करें, ट्रैवल टूरिज्म की, वेदर फोरकास्टिंग की, जो आप सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर ये सब करते हैं, ई कॉमर्स हो जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये सब करते हैं आप, ये अब इंडिस्पेंसेबल हो गया है। यानी कि अब इसको अगर हटा दिया जाए आपकी लाइफ से तो लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। तो हमारी लाइफ को इसने रेवोल्यूशनाइज किया है, क्योंकि जिस स्पीड से और जितनी एक्यूरेटली कंप्यूटर काम करता है वो हमारे समाज को, हमें, और जहां भी हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत काम आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, कंप्यूटर के बगैर कोई भी ऐसा नहीं होगा। जो छोटे आपके होटल भी देखिए, वहां पर भी बिल्डिंग जो होगी आपके एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से आ रही होगी। तो इससे एक तो पेपर बचता है, पेपर तो आपका बचे ही रहा है क्योंकि सारी चीज जो है वो कंप्यूटर पे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो शुरुआत से अभी तक किस तरीके से ये चीज बढ़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसे हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ तब केवल कैलकुलेशन के लिए था। जो आपके हाथ में आजकल कैलकुलेटर है, जो आपके मोबाइल पे भी है, तो ये जो कैलकुलेटर्स है उस तरीके से ये शुरुआत हुई थी। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी को हमने कैलकुलेशन का काम दिया, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि काम स्लो भी हो रहा था और एरर भी हो सकते थे। तो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को बनाने के लिए तैयारी शुरू हुई। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस पहले एबेकस, बड़ा हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये। तो हम क्या करेंगे, जो शुरुआत की कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज आपके हाथ में स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसे आप हाथ या फिर फिंगर से मैनेज कर रहे हैं या वॉइस से मैनेज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसी हुई, कहां से शुरुआत हुई इसकी। तो 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, मेसोपोटामियंस ने एबेकस डिस्कवर किया। जो आपने देखा होगा बच्चों के आजकल टॉयज में आते हैं। तो इसमें क्या थे, आपके बीड्स थे, बीड्स, और ये रॉड्स थे आपके, और दो पार्ट थे इसमें, बीड्स और मूवेबल रॉड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट आप देख पा रहे हैं। तो जो गुणा है, भाग है, जोड़ है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर इन नंबर्स के हिसाब से होता था, और उसकी पोजीशन के हिसाब से चीजें डिसाइड होती थी कि इसके गुना इसका इतना करेंगे तो कितना आएगा, ये इससे डिसाइड होता था। फिर चाइनीज लोगों ने इसको और डेवलप किया एबेकस को, और आज भी मैंने जैसे कहा कि चिल्ड्रन या बच्चों के टॉयज में आप इसको देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो हर एक रो, इसमें देखिए 1 3 5 2, हर एक जो रो है इसमें नंबरिंग है 0 से लेकर 9 तक की। तो हर एक रो में ईच रो इज थॉट ऑफ एज अ टेंस प्लेस। हर एक रो जो है टेंस प्लेस मानते हैं इसको। और राइट से लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट, जो रो नंबर 1 है वो एक कॉलम रिप्रेजेंट करती है, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है आपका टेंस प्लेस, थर्ड कॉलम आपका 100 प्लेस, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। देखिए कितना बड़ा नंबर बन सकता है इसमें। जो स्टार्टिंग पोजीशन थी टॉप बीट्स की, जो 5 रिप्रेजेंट करती है, जो स्टार्टिंग वाली है, अगर आप देखें
तो इसमें आप जो पहली 5 की रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो पहली आपकी रो थी, जो स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टॉप बीट्स जो 5 है, वो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ होंगी, और जो लोअर बीट्स है जो 1 है वो आप नीचे करते हैं लोअर, जब ताकि स्टार्टिंग पोजीशन पे आप ला सके। तो ये देखिए, इसको अगर समझा जाए तो ये एक तरीका था कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और पुराने जमाने में किस तरीके से लोग कैलकुलेशन करते थे। फिर नेपियर लॉग्स और बोन्स आए। नेपियर लॉग्स आप यहां पर देख पा रहे हैं फिगर में, जो जॉन नेपियर साहब ने लॉगरिथम का आइडिया बड़ा डेवलप किया। अभी लॉग क्या चीज है, जो आज हम हर जगह यूज करते हैं, हर जगह आपने लॉग 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 10 लॉग बेस ई ये सुना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रॉड्स थे, ये नंबरिंग रॉड्स थे, इसको उन्होंने कहा नेपियर बोन, जिससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो कर सकते थे। इसको इस तरीके से नंबर किया गया जो मल्टीप्लिकेशन हो सके कोई भी नंबर जो 2 से 9 के बीच में। 10 बोन्स थे इसमें, 10 बोन्स, 0 से 9 तक डिजिट अगर आप देखें तो 0 से 9 तक लेके जैसे 10 बोन थे। अगर 0 से 9 आप उंगलियों पे गिने तो 10 बनते। और वहां पर एक स्पेशल 11वां बोन भी था जो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करने के लिए था। तो अगर आप इसको देखें, इसको रखते थे यहां पर, इन बोन्स को लकड़ियां कह सकते हैं आप, इसको बोन्स कह रहे हैं। इसमें जो मल्टीप्लायर है उसके करस्पॉन्डिंग बोन्स को रखें बाएं साइड में, और जो बोन मल्टीप्लिकेंट के डिजिट है उसको राइट में रखें। और इस तरीके से आप किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते थे या पता कर सकते थे। ये आप देख पा रहे हैं नेपियर लॉग्स। फिर पैस्कल लाइन, अगर आप ये देखें, ये पैस्कल लाइन, ब्लेज पैस्कल बड़े फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक जोड़ने वाली मशीन बनाई 1642 में। इसमें आप देखें ये गियर्स बने हुए और नंबर्स को आसानी से ऐड किया जा सकता था। इसको पैस्कल लाइन भी कहा गया, इस मशीन को पैस्कल लाइन कहा गया, और ये एडिशन, जोड़ने और घटाने में कारगर थी। और साथ में जो कैरी होता है, जब जोड़ते हैं ना आप, तो कैरी भी आता है कभी कभी, तो उसकी कैपेबिलिटी भी थी। और ये वर्क जो इसका काम था वो क्लॉक प्रिंसिपल था। इसमें होता क्या था, इसमें क्या चीज थी, काफी सारे इसमें नंबर व्हील थे जो नंबर 2 थे, जिनकी पोजीशन बिल्कुल यूनिक थी। और फिर इनके जो रोटेशन है वो बड़े कंट्रोल्ड होते थे। उस कंट्रोलिंग के कारण ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, मूवमेंट, इसके व्हील्स के मूवमेंट में। फिर लेबनिज कैलकुलेटर यहां हम देख पा रहे हैं। 1673 में गॉटफ्राइड लेबनिज, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया कि जो पास्कल साहब ने बनाया था वो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। इन्होंने इसको आगे बढ़ाया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था, अगर बार बार एडिशन आप करेंगे, एक स्टेप सिलेंडर यहां पर आप देख पा रहे हैं, 9 टीथ थे उसमें अलग अलग लेंथ के, उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी होता था। फिर जैकवर्ड्स लूम, ये इसलिए हुआ कि जोसेफ जैकवर्ड साहब चाहते थे कि जो कपास कॉटन वीविंग प्रोसेस था उसको ऑटोमेटिक किया जाए। तो उन्होंने पंच कार्ड बनाए, और फिर उस पंच कार्ड से उन्होंने जो लूम है, जो ये वीविंग प्रोसेस है, उसको कंट्रोल किया 1801 में। और सब चीजें प्रोग्राम द्वारा कंट्रोल थी। और ये जो चीज थी, देखिए, ये हिस्टोरिक इन्वेंशन था कि ये क्या कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो चाहते थे कि ये सब ऑटोमेट हो जाए, और इस इन्वेंशन से स्टोर करना डेटा को, और या इंफॉर्मेशन को, और रिट्रीव करना, स्टोर करना, पहले स्टोर कर दें फिर उसको यूज कर लें, वो चीजें शुरुआत हुई यहाँ पर। फिर डिफरेंस इंजन, और ये देखिए डिफरेंस इंजन, ये एनालिटिकल इंजन। अब ये साहब आए चार्ल्स बेबेज। इनका बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटर में, क्योंकि इनको ही फादर कहा जाता है। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने डिफरेंस मशीन 1822 में, जो मैथमेटिकल फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकती थी, पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन भी करती थी फाइनाइट डिफरेंस का, और
थ्योरेटिकली ये भी प्रूव उन्होंने किया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद 1833 में ये एनालिटिकल इंजन, ये जो आप यहां देख पा रहे हैं एनालिटिकल इंजन, वो वाकई में एक लैंडमार्क बना मॉडर्न कंप्यूटर जो आपके हाथ में है आजकल, आपके लैपटॉप में है, आपके टेबल पे है। ये सारे के सारे जो 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन तो कर ही सकते थे, उसके अलावा इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसर था, एक स्टोरेज की जगह थी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे। बस यही जो चीज है ये आज के कंप्यूटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन थे उनको भी मॉडिफाई किया जा सकता था। जो एनालिटिकल इंजन है वो बना नहीं कभी, लेकिन बैबेज ने एस्टैब्लिश किया ये प्रिंसिपल, जिसपे ये जो प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं, इस पे आज का कोई भी मॉडर्न कंप्यूटर उठाए वो आधारित है। तो इसीलिए मैंने जैसे बताया आपको कि चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर माने जाते हैं इस इन्वेंशन के कारण। मार्क वन 1944, अब ये 20वीं सदी में आ गए हम। प्रोफेसर साहब थे हॉवर्ड आइकन, इन्होंने आईबीएम, बड़ी आज भी आप इसका नाम जानते हैं, आज भी ये प्रोडक्ट बनाती है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है। तो उस समय भी ये इनका उतना ही नाम था। तो प्रोफेसर साहब ने इनके साथ कोलैबोरेशन करके एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, उसका नाम रखा मार्क वन, जो आप यहां देख पा रहे हैं, जो मल्टीप्लाई कर सकते थे 10 डिजिट के नंबर 5 सेकंड में। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वहीं से लिया गया था जो बैबेज साहब के एनालिटिकल इंजन में उन्होंने बताया था। और ये पहला ऑपरेशनल काम करने वाला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जिसमें जो पहले से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थे उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता था, चलाया जा सकता था ऑटोमेटिकली, बगैर किसी इंसान के ह्यूमन इंटरवेंशन के। 1945 में जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने एक प्रपोजल दिया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। इस कॉन्सेप्ट में क्या था, जो प्रोग्राम और डेटा है इसको स्टोर किया जाए एक मेमोरी यूनिट में, दोनों को एक साथ। तो उनका जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो कुछ इस तरीके से था, इसे हम वॉन न्यूमन कंप्यूटर कह रहे हैं। फिर आगे हार्वर्ड वगैरह स्ट्रक्चर्स आए। तो ये प्रोसेसर है आपके पास, ये देखिए, और ये प्रोग्राम और डेटा। तो प्रोसेसर डील कर रहा है स्टोरेज, ये आपका कम्युनिकेशन चैनल है, जिसको हम आगे चल के बसेस का भी नाम देंगे। इस आर्किटेक्चर के हिसाब से जो प्रोसेसर है वो जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है उन पे काम करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा, उनको चलाएगा। और क्योंकि एक कम्युनिकेशन चैनल है तो एक डेटा या इंस्ट्रक्शन एक बार में लिया जा सकता है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो डेटा या इंस्ट्रक्शन लिया जा सकता है, फेच किया जा सकता है स्टोरेज यूनिट से, जिससे प्रोसेसर काम करेगा और उसका रिजल्ट देगा। तो इसका जो एग्जीक्यूशन था या एक जो रिजल्ट था वो सीक्वेंशियल मैनर में था। तो ये एक थोड़ा लिमिटेशन था वॉन न्यूमन कंप्यूटर का, और इसको कहा गया वॉन न्यूमन बॉटलनेक। इसको आप देखिए कितनी बड़ी बात थी ये, इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि बॉटलनेक क्या था। ये यहां से यहां तक की बात देखिए, कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी चीज इन्होंने बनाई, चाहे वो सिक्वेंशियली क्यों नहीं था। फिर एडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, 1952 में बनाया गया। फिर जब इन्वेंशन हुआ पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक, इसको बोलते हैं ई से, यह है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, 1946 में। उसके बाद जो पेस पकड़ी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने, वो आज भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो अब हम जनरेशन की बात करते हैं, जो अलग अलग जनरेशन आई कंप्यूटर की। तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेवलप हुई उस हिसाब से कंप्यूटर इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई। हर एक फेज या जनरेशन जिसे हम कह रहे हैं, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट्स हुए वो एक दूसरे से बड़े डिस्टिंक्ट थे, और उन्होंने कंप्यूटर को आगे बढ़ाने में और या उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अलग अलग जो स्टेज है डेवलपमेंट के, इस हिसाब से 5 जनरेशन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला जनरेशन 1942 से 1955,
जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। ये वैक्यूम ट्यूब क्या थे? बड़े डेलिकेट से ग्लास के डिवाइस थे और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल भी कर सकते हैं और एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। आज भी ये चीज आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होती। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स रखते थे और ये उस समय में सबसे तेज कैलकुलेशन देता था। उस समय बड़े बड़े कंप्यूटर, मतलब साइज के हिसाब से बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और बहुत सारा इसमें हीट निकलती थी। यूनिवैक 1 ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इस जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का, और खासतौर पे बिजनेस एप्लीकेशन में बड़ा उसका उपयोग किया गया। तो जो पहले जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो उसमें जो सेलियंट फीचर थे, इसमें पहले तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, चाहे आप कंट्रोल करें या एम्पलीफाई करें, बढ़ाएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, और काफी ज्यादा स्पेस लेते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी, गर्मी भी बहुत पैदा होती थी। और क्योंकि हार्डवेयर उस समय इतना ज्यादा डेवलप नहीं था तो अनरिलायबल, थोड़ा सा कभी बंद हो जाता था, कभी चल जाता था। कमर्शियल प्रोडक्शन इतना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो गया इसको मतलब डेवलप करना। जैसे एक मोबाइल टेक्नोलॉजी बनती है, उसके करोड़ों मोबाइल बन जाते हैं, अलग अलग देशों में बेच दिए जाते हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा था, कॉस्टली था और मेंटेनेंस की बहुत जरूरत थी। क्योंकि ये देखिए यहाँ जो हार्डवेयर फेलियर वगैरह हो रहे थे। अच्छा, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी तो एयर कंडीशनिंग भी चाहिए आपको उस समय, और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी 0110 पे। उस समय असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मतलब जब ये एंड हुआ जनरेशन तब असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मशीन लैंग्वेज में जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ये सारे मशीन लैंग्वेज पे कोडिंग होती थी। 27 टन का था ENIAC, उसका साइज था 8 बाय 100 बाय 3 फीट और 150 वॉट पावर यूज करता था। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए कितनी सारी चीजें जाती थी, लेकिन ये लैंडमार्क थे, ये वो चीजें थी जिन्होंने आज की चीजों को बनाया। सेकंड जनरेशन जो 1955 से लेकर 1964 तक चला है, 1964 तक, यहां पर आए ट्रांजिस्टर्स। ये एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिन्होंने वाकई में पहले तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया, और क्योंकि कंप्यूटर तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही है तो उसको भी रेवोल्यूशनाइज किया गया। बड़े छोटे थे ये, बड़े रिलायबल थे, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम और हीट भी बहुत कम। इसके अलावा जो मैग्नेटिक मेमोरीज थी, मैग्नेटिक कोर की मेमोरी थी, मेमोरी अगर आप चीजें स्टोर करना चाहते हैं तो मेमोरी भी चाहिए, वो भी यहाँ इसी जनरेशन में बनी। इसमें बहुत छोटे छोटे फेराइट, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, रिंग्स बने जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि बाइनरी 1 या 0 रिप्रेजेंट किया जा सके। और ये मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज किया गया। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क भी एग्जिस्टेंस में आए, उसको कहा गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये सारे डेवलपमेंट, चाहे ट्रांजिस्टर की बात करें, मैग्नेटिक कोर मेमोरी की बात करें या मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, इसने कंप्यूटर को और पावरफुल और रिलायबल बना दिया। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आई और फिर फोर्ट्रैन, कोबॉल, ये सारी प्रोग्राम, अल्गोल, ये सारी चीजें डेवलप हुई, ये सारी लैंग्वेज डेवलप। अब कमर्शियल एप्लीकेशन, क्योंकि अब रिलायबल हो गए, अफोर्डेबल हो गए थोड़े बहुत, तो इसका कमर्शियल एप्लीकेशन शुरू हुआ और बिजनेस इंडस्ट्री से यूज करने लगे। जैसे पेरोल हो गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया। अगर एग्जांपल लें तो IBM 1401, IBM 1620, ये बड़े पॉपुलर हुआ करते थे इस जमाने में। अगर इसकी हम जरा सेलियंट फीचर देखें जो हमने देखे, तो पहला तो ये है कि ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, छोटे हो गए, कम मतलब कीमती कम रहे, लेस एक्सपेंसिव रहे, फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी कम लेने लगे और कम हीट जनरेट करने लगे। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज और मैग्नेटिक डिस्क आए, इसको ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय डेवलप किया गया और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बनाई गई। पहले तो असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। कमर्शियल प्रोडक्शन तो इसका शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा अभी भी डिफिकल्टी तो थी, और इनको भी एयर कंडीशनिंग तो चाहिए थी। ये हमने देख ली, एक यूनिवैक 1108 भी था इसमें, 1108
फिर तीसरी जनरेशन की बात करते हैं 1964, 1964 से 1975। तो 1964 जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, आईसी जिसे कहते हैं या चिप्स कहते हैं, इसने फिर रिवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर, अब आ गया आईसी तीसरी जनरेशन में। तो जो आईसी एक बहुत छोटा सिलिकॉन चिप या वेफर कह सकते हैं, और उसमें पहले प्यूरिफाइड आपके सिलिकॉन क्रिस्टल था। इसमें आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर और बाकी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे लगा सकते थे। फिर एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप थी, उसमें 10 ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप पे लगा सकते थे, और एमएसआई की बात करें तो 100 ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगा सकते थे। तो मेमोरी बढ़ गई, और जितने भी मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर यहां पर आए, इस जनरेशन में बनाना शुरू हुए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो जिसकी शुरुआत हुई थी, वो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई। इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आईसीज ने और कंप्यूटर को रिलायबल, थोड़ा सा सस्ता और बहुत तेज बना दिया। तो कंप्यूटर अब एजुकेशन में, बिजनेसेस में और ऑफिसेस में भी दिखाई दे रहे थे। इंडस्ट्रियल और बिजनेस में तो आ ही गए थे। IBM 360 का नाम लें, ये बड़ा पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हुआ। तो इसके अगर सैलिएंट फीचर की बात करें तो यहाँ इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट्स आ गए, कंप्यूटर छोटे हो गए, तेज हो गए, रिलायबल हो गए, और पावर कंजम्पशन कम हो गया, और हीट भी थोड़ी सी कम हो पिछले जनरेशन से आप बात करें तो IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज आई उस समय। फिर 1975 के ऊपर LSI हमने बात की थी, जो LSI और VLSI, SSI के बाद LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें आप 3 लाख ट्रांजिस्टर, 300,000 ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे सीपीयू का इंटीग्रेशन एक पूरे चिप पे 1971 में कर दिया गया, और इसे कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। यहां से शुरुआत हुई आपके चौथे जनरेशन। तो जो कंप्यूटर थे इस माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बहुत फास्ट थे, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट थी इसकी, और मेमोरी बढ़ी, कंप्यूटर पावरफुल हुए, और ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट हो गए। फिर माइक्रो प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, वर्चुअल मेमोरी, ये सारे कॉन्सेप्ट आए, और इनका उपयोग भी शुरू हुआ। आज के कंप्यूटर इसी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। अभी पोर्टेबल कंप्यूटर, अब अगर आप देखें, थोड़ा साइज कम कर दिया गया, ज्यादा एक्यूरेट है। जो मेमोरी साइज है वो तो आप सोच ही रहे हैं, पहले आप कहाँ MB में थे, आज टेराबाइट्स की बात करते हैं। और कमर्शियल प्रोडक्शन इसका बहुत आसान हो गया, तो लोग इसे अफोर्ड करने लगे। अब इस समय कंप्यूटर नेटवर्क्स की उत्पत्ति हुई। ये आज भी, अब जो भी आप यूज करते हैं, इसमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी अगर 4th जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, सैलिएंट फीचर क्या थे, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी यूज हुई, माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, पोर्टेबल कंप्यूटर बन गए, नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन ये पॉपुलर हो गया, लोग इसे जानने लगे, लोग इसे यूज करने लगे। और अलग अलग तरीके की सेकेंडरी मेमोरी जिसमें और कैपेसिटी बढ़ गई और फास्टर एक्सेस हो गया, ये बनाई गई, काफी रिलायबल हो गया, पावरफुल हो गया, और साइज भी इसका छोटा हो गया। पावर कंजम्पशन काफी कम हो गया, हीट बहुत कम होने लगी, वरना पहले बगैर एयर कंडीशनिंग के कोई भी कंप्यूटर लैब नहीं होती थी, अब ऐसा कम। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गई इसकी। फिर आए 5th जनरेशन, ये अभी भी जो चल रहा है, स्टिल डेवलपमेंट में है। इसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि आप चाहते हैं या हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, ये हमारी तरह काम करे। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें कंप्यूटर पे आनी चाहिए। तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग है कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर आपने लगा दिए, सुपर कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें, और जो ह्यूमन लैंग्वेजेस का रिस्पॉन्स कंप्यूटर देता है, सिस्टम देता है, ताकि वो नॉलेज एनहांस कर सके अपनी, और फिर उस नॉलेज को लेके आगे के एक्शन करे। तो आपने देखा होगा, कार बन गई, गूगल ने कार बना दी, ऑटोमेटिक चलने वाली, इसमें किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है। वॉइस रिकग्निशन हो गया, वॉइस रिकग्निशन आप खुद ही देख रहे हैं कि आप अपना, अगर आपके पास एप्पल मोबाइल हो तो आप सीरी से बोलेंगे, सीरी आपको काफी चीजें बता देगी। अगर आप एंड्रॉइड पे हैं तो गूगल पे बोलिए, गूगल की बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी।
तो पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चल रहा है और भविष्य में आप कंप्यूटर को आपकी तरह देखेंगे, बिहेव करते रहे हुए और बात करते रहे। तो आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, जनरेशन तक, और हम डिस्कस करेंगे अगली चीज नेक्स्ट डिस्कशन में। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की, धन्यवाद।